नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद। जो बनावट के आधार पर है इसी को आप रचना के आधार पर भी कहते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर भी कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपके उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए अति उपयोगी है। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई या अन्य यूपीटीपीएससी की परीक्षाएं हो, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी परीक्षा हो, यह यूनिट अति उपयोगी यूनिट है। इसको पढ़ाने के पहले आपसे एक प्यारा सा निवेदन करना चाहेंगे। प्लीज़ जो हमारे नए व्यूअर होंगे वो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि हम जो भी सूचना हो आपके पास शीघ्रता से सबसे पहले पहुंचा दें, आप उसको देखें और लाभान्वित करें। इसके अतिरिक्त हम यह भी कहना चाहेंगे प्लीज़ 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 आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, इससे मेरा आत्मबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी उत्साह से निःशुल्क निरंतर हम कार्य करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो आप लोग अपने मित्रों से, सहयोगियों से एक सब्सक्राइबर प्लीज़ आप बढ़वाने की कोशिश करिएगा। हम निरंतर आपके लिए इसी प्रकार से सेवा में हाजिर रहेंगे। आइए देखते हैं आज बनावट के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर भेदों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल है, सामान्य हिंदी बहुत ही सरल है, किंतु होता क्या है हम उस सजगता से नहीं पढ़ते हैं। आइए देखते हैं ये जो रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के आप 3 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है रूढ़ शब्द, फिर दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, फिर तीसरा इसी में है योग रूढ़ शब्द। आइए अब हम इन्हीं तीनों पर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही सरल है, पहले समझ लें फिर हम लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। रूढ़ का प्राय होता है कि मूल शब्द। सर इसकी परिभाषा ऐसे होगी, किसी शब्द का नाम लेते ही उसका अपना पारंपरिक अर्थ हो और उन शब्दों के टुकड़े करने पर उन शब्दों के अलग अलग अर्थ ना निकले। आपने क्या देखा? पहले देखा कि पारंपरिक अर्थ, पारंपरिक अर्थ और जो शब्द हों उन शब्दों के टुकड़े करने पर, ध्यान रखिएगा, टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ ना हो। ध्यान रखिएगा, या ऐसे समझें कि किसी शब्द का नाम लेते उसका अपना पारंपरिक अर्थ हो और उनके टुकड़े करने पर, उन शब्दों के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ ना निकले। जैसे एक शब्द आपके लिए है आदमी, देखें ध्यान दें, यहां दिख रहा होगा आपको, आदमी शब्द है। आदमी शब्द कहते ही ये 6 फुट, 5 फुट, 4 फीट जो भी आदम कद शरीर है वो आपको दिखाई पड़ने लगता है। चाहे जिस कंडीशन में आप आदमी कहेंगे आपको आदमी महसूस होगा, किंतु इस आदमी को आद धन मी के टुकड़े करने पर इस आद का अलग और इस मी का अलग अर्थ नहीं निकलता। समझने की कोशिश करिएगा, 4-6 शब्द समझ लें। समझना अनिवार्य है, कुछ चीज़ें हिंदी में रटनी है, कुछ चीज़ें समझनी है। जो जिस स्टेप पे जैसे आपको ज़रूरत होगी हम आपके लिए बताते चलेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप विश्वास करिए कि जो हिंदी हम पढ़ा रहे हैं 100% कोई भी परीक्षा देंगे इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब दूसरा शब्द देखते हैं। एक शब्द होता है पशु।
पशु कहते हैं, भारी भरकम पशु आपको दिखने लगते हैं, चाहे जो भी पशु हो, किंतु इस पा और सु के टुकड़े करने पर इसका अपना अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। आइए और शब्दों को देखते हैं जो प्रायः आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक शब्द आपका है नाक। नाक कहते ही ये आपकी नासिका दिखाई पड़ने लगती है, चाहे जिस स्वरूप में आप देखें आपकी नासिका दिखेगी, और इस नाक को ना और का को अलग करने पर ना और का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी प्रकार से आप हाथ देखें, ठीक है, हाथ कहते ही ये आपका हाथ दिखाई पड़ने लगता है, किंतु हा और था के टुकड़े अलग करने पर कोई अर्थ इनके नहीं निकलता। इसी प्रकार से देखें, कोई भी शब्द हो आप स्वतः करके देखेंगे। पीला, पी में पी धन ला को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं। पीला कहने के बाद पीला कलर दिखाई पड़ता है, किंतु पी और ला को तोड़ने पर इसके अलग अलग अर्थ नहीं दिखाई होते। इस प्रकार से होगा क्या, ठीक है। अब कोई भी शब्द ले लें, एक शब्द आप ले लें झट। झट कहते ही आपको तीव्रता दिखाई पड़ता है, लेकिन इस झट झ और टा को अलग करने पर इनके अपने अर्थ नहीं निकल पा रहे हैं। अर्थात फिर से समझे, पारंपरिक अर्थ हो, लेकिन उन शब्दों के टुकड़े करने पर टुकड़ों का अलग अलग अर्थ ना हो, वो रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। अभी हमें प्रैक्टिस भी करवानी है, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने हैं, निश्चिंत रहें। अब देखा जाए यौगिक शब्द किसे कहा जाता है। अब यौगिक शब्द की परिभाषा पहले सुने फिर लिखते हैं। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से, ध्यान दें, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से मिलकर बनते हैं, और उन शब्दों के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों को अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ऐसे लिखें, पहले देखें यहां दो शब्द या शब्दांश, दो शब्द या शब्दांश से मिलकर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, मिलकर बनते हैं, और इन शब्दों के टुकड़े करने पर शब्दों के टुकड़े, ध्यान रखिएगा प्लीज, टुकड़े करने पर टुकड़ों का, ध्यान रखिएगा, टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकले, ठीक है। आपने क्या देखा, यहां देखा दो शब्द या शब्दांश। अब प्रश्न उठता है शब्दांश क्या है। आपसे पूछे जाते हैं शब्दांश क्या है। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा। जैसे एक शब्द होता है चाय वाला, ध्यान रखिएगा, ये चाय है और वाला है, ठीक है। तो चाय को अलग और वाला को अलग करते हैं, दोनों को मिला के एक शब्द बनता। वाला क्या है, प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय या उपसर्ग को, प्रत्यय किसे कहा जाता है, जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग किसे कहा जाता है, जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाता है। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश कहते हैं, पहली बात। फिर और समझें कि हमने यहां कहा दो शब्दों, ध्यान रखिएगा, दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और इन शब्दों के टुकड़े करने पर टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकलता हो। जैसे एक शब्द आप ले लें पाठशाला, पाठशाला, देखें यहां लिख रहे हैं पाठ धनशाला। आप ऐसे देखें, पाठशाला कहते ही आपका वर्कशॉप जहां आप अध्ययन करते हैं, आपका क्लासरूम दिखाई पड़ता है, और इनके पाठ और शाला के अर्थ अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शब्द आपसे वही पूछे जाते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमें कंपटीशन देना है, परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, हमसे वही शब्द पूछे जाएंगे। परीक्षा में आप इसको देखते होंगे, वही शब्द पूछे जाएंगे जो प्रायः हमारे
परिचलन में है। तो पाठशाला हो गया। पाठशाला के बाद और आपके आगे पीछे क्या शब्द दिखाई पड़ता है? एक शब्द आपको विद्यालय दिखाई पड़ता है। विद्यालय कहते हैं विद्यालय जहां आप, ठीक है। और इसको तोड़ें, विद्या धन आलय। विद्या का अलग और आलय का अलग अर्थ निकल रहा है। विद्या का प्राय है विद्या, शिक्षा, और आलय का प्राय होता है घर। और यहीं आप फिर देख लें, विद्यार्थी, प्रश्न यही आपसे पूछेंगे, विद्या धन अर्थी। ये क्या शब्द है विद्यार्थी? ये शब्द यौगिक शब्द हैं। और देखें, एक शब्द और अच्छा सा ले लें, छात्रावास। ये किससे बना है? छात्र धन आवास। ठीक है। और देख लें, कुछ और ऐसे शब्द ले लें, पंचवर्षीय, पंचधनवर्षी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके यौगिक शब्द हुए। और क्या हो जाएगा? आग बबूला शामिल कर सकते हैं। आग बबूला, ये कैसे? आग धन बबूला, ये दोनों अलग अलग, अपने ध्यान रखिएगा, अलग अलग इसके अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए कैसे शब्द होंगे? यौगिक शब्द होंगे। आइए अब दूसरा देखते हैं, योगरूढ़ शब्द। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। आप दोनों शब्दों को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद दोनों को अलग अलग अर्थ निकलेंगे, वो आपका यौगिक होगा। यहाँ दोनों को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अलग अलग नहीं अर्थ निकलेगा, वह आपका रूढ़ शब्द होगा। आइए अब देखते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द के बारे में हम चर्चा करें तो योगरूढ़ शब्द उसे कहा जाता है, या ऐसे कहें कि योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द तो होते ही हैं, साथ में उनके जो अर्थ निकलते हैं वो विशिष्ट अर्थ निकलते हैं, तीसरा अर्थ निकलता है, सामान्य अर्थ नहीं निकलता। इसको ऐसे हम कह सकते हैं, योगरूढ़ शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के योग से मिलकर बनते हैं और वो तीसरा अर्थ देते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, बहुव्रीहि समास के सारे शब्द योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो लिख लें, देखें, दो शब्दों शब्दांशों के योग से मिलकर बनते हैं, शब्दों या शब्दांशों के योग से कर बनते हैं तथा विशिष्ट अर्थ देते हैं, विशिष्ट अर्थ देते हैं। आइए देखें, जैसे एक शब्द आपको मिलता है जलज, ध्यान रखिएगा प्लीज, जलज। जलज, जलज कैसे बना है? जल धन जा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, समझें, जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, अर्थात ठीक है, शाब्दिक अर्थ है कि जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। यहां आप देख रहे हैं जल में जा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? नीरद। नीरद, नीरद का शाब्दिक अर्थ है नीर देने वाला, अर्थात बादल। फिर देखें, नीरज जा, नीर में जन्म लेने वाला, अर्थात फिर वही कमल आपका आ गया। फिर देखें, लंबोदर, ध्यान रखिए, लंब ये किससे मिलके बना है? लंब धन उदर, अर्थात जिसका लंबा हो उदर। क्या हो जाएगा? तीसरा अर्थ क्या दे रहा है? गणेश। फिर आप देखेंगे दशानन,
दशानन का मतलब होता है 10 हो जिसके आनन, अर्थात रावण। तीसरा अर्थ क्या दे रहा है? रावण दे रहा है। फिर देखते हैं चक्रपाणी कैसे बना है। चक्र धन पाड़ी, जिसके पाड़ी में चक्र हो, अर्थात तीसरा अर्थ देगा। अर्थात लगाएंगे तुरंत, जहां अर्थात लगेगा वो आपका योग रूढ़ शब्द होगा, अर्थात विष्णु। ठीक है, उसी प्रकार से बीड़ा पाठ। फिर है षडानन। षडानन का प्राय जिसके षड आनन, 6 आनन 6 मुख हो, उसी प्रकार से पंचानन। षडानन किसे कहा जाता है? कार्तिकेय, कार्तिकेय शिवपुत्र। यहां आप एक नोट लिख लें। नोट में लिखें बहुव्रीहि समास के सारे शब्द समास के सारे शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर सबके 3 भेद हैं, जिसमें आपने रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ देखा। बहुत ही सरलतम है, इनको आप देखें। इस प्रकार से आप समझने बूझने का प्रयास करें। शीघ्र ही अगला वीडियो आपके लिए प्रेषित होगा, आप इनको देखें, लाभान्वित हो। नमस्कार, धन्यवाद।